तो हे गाइस, पिछले एपिसोड में जो हुआ और अहान इस एपिसोड में भाई साहब मजा आने वाला है। सच में कुछ क्रेजी लेवल पे जाने वाला है एपिसोड। पूरा देख कर जाना, मजा ना आए तो कहना। सच में यार मजा आ जाएगा। और उससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दो यार। और क्योंकि इस स्टोरी में जो चीजें हो रही है कुछ नेक्स्ट लेवल जा रही है भाई। मैं बता नहीं सकता कहाँ पे जाएगी स्टोरी। कुछ नेक्स्ट लेवल ही, कुछ मतलब यूनिक तरीके पर, मतलब अलग ही लेवल को क्रॉस कर रही है भाई। मजा आएगा आगे स्टोरी को देखकर। और जो है भाई आपके हार्ट को ले जाएगा, मतलब खींच के। आप कहोगे सच में मजा आ गया भाई। मतलब किस लेवल पे जा रही है स्टोरी। आई डोंट थिंक कि स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होगा आगे। और गाइस स्टोरी कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजें होने वाली है और जो मैचेस होंगे सच में मजा आ जाएगा देखकर। तो चलिए देखते हैं बिना कुछ। रैंकिंग लिस्ट से कोई खुश नहीं था और सबको लगता है कि अहान को 4th रैंक नहीं मिलनी चाहिए थी। अगले सुबह सब फाइटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जजेस पैनल की तरफ से ओथ लेते हैं और आर्थर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ओथ लेता है। May I have your attention please? चीफ ने कहा। सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस बहुत फेयर गेम प्ले करती है, इसलिए ग्रुप्स डिवीजन से ड्रॉ निकाला जाएगा। पहले 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स चूज किए जाएंगे और उसके बाद बचे हुए कंटेस्टेंट्स एक नंबर चूज करेंगे। वो नंबर डिसाइड करेगा कि वो कंटेस्टेंट किस ग्रुप में होगा और किससे फाइट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चीफ ने पूछा तो सबने एक साथ बोला यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अब मैं टॉप 16 कंटेस्टेंट्स के नाम बताता हूँ जो स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आर्थर, विलियम, अहान। चीफ ने सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लिए और एक बड़ी स्क्रीन पर सबकी रैंक के हिसाब से नेम्स डिस्प्ले हो गए। अहान का नाम 16 पर था। अहान, पिछली लिस्ट के हिसाब से तो तुम्हारी रैंक 4 थी, तो अब 16 कैसे हो गई? लिस्ट देखने के बाद प्रतीक ने पूछा। वो लिस्ट प्रपोज लिस्ट थी जो गैम्बलिंग ग्रुप से बनाई थी और ये लिस्ट अलायंस के हिसाब से है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जिनेश ने कहा। इसके बाद चीफ एक बॉक्स लेकर आए जिसमें नंबर्ड बॉल्स थी। बाकी के पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स इन बॉल्स से डिसाइड होने वाले थे। आई होप आई एम नॉट इन द सेम ग्रुप एज आर्थर। और जैसे आता है, इवन विलियम्स एंड अहान आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। ये 16 सबसे स्ट्रांग है। इनमें से किसी के साथ भी फाइट करना आसान नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके हमें हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तभी हम सीरियस इंजरी से बच पाएंगे। जैसे ही ड्रॉ की अनाउंसमेंट हुई, नीचे खड़े सारे कंटेस्टेंट्स आपस में बात करने लगे। सबका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। उन्हें लग रहा था कि उनमें से कोई भी इन 16 फाइटर्स से फाइट नहीं कर सकता। अहान ज़्यादा, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अपनी रेपुटेशन की वजह से हार भी नहीं मानोगे। अगर मेरा ग्रुप तुम्हारे साथ आया और मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि वो तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। तुम यहाँ आए भले 2 पैरों पर हो, पर जाओगे 4 कंधों पर। अचानक से तेज आवाज में स्मिथ ने कहा, तुम जानते हो लास्ट टाइम जिसने मुझसे ऐसी बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें भी उसके पास पहुंचना है क्या? अहान ने कहा। उसे स्मिथ की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस वो ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा। अहान और स्मिथ के बीच की बातें सुनकर सब शांत हो गए। सबका ध्यान अहान और स्मिथ की बातों पर था। लगता है अहान यहाँ जीतने नहीं बल्कि बस मारने आया है। सबके दिमाग में एक ही थॉट आया था। सब इस वक्त अहान को देख रहे थे। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में तूफान था। वो अपने शांत चेहरे के साथ बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा था, पर उसकी बातें उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रही थी। अहान आज तक बहुत सारी फाइट्स में इन्वॉल्व हुआ था और उसने हर बार अपने आप को प्रूव किया था। इस बार मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए जितना वो प्रिपेयर था और एक्सपीरियंस था, उतना शायद कोई और ही था। उसने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया था, पर अगर कोई उसे प्रोवोक करता था तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसका मानना था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने ओपोनेंट को हराता था। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। तुम मुझसे तो नहीं बच पाओगे। तुम बस फाइट करने का वेट करो और मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा, स्मिथ ने कहा। वहां से तुरंत ही लड़ना चाहता था। Yeah, whatever. Show me your strength on the stage. Stop blabbering here.
आहान ने कैजुअली कहा और उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगा। वो ज्यादा देर तक इस बहस में पड़ना नहीं चाहता था। What? Did you just ignore me? Did he just ignore me? स्मिथ ने गुस्से में कहा। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट एमिट हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कंपटीशन के रूल्स तोड़कर स्टेज के नीचे आए और आहान पर अटैक कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। I will see you on the stage. देखता हूँ जब मुझसे लड़ने की बारी आएगी तब भी तुम ऐसे ही बोल पाओगे या नहीं, स्मिथ ने कहा। आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जो जवाब देने वाला था वो अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्टेज पर देने वाला था। इस वक्त आर्थर, विलियम, डैनी और बहुत सारे टॉप फाइटर्स आहान को ही देख रहे थे। सब आहान को मारने के लिए बेताब थे। सिर्फ एक चीन का फाइटर जिंग था जिसके मन में सिवाय फाइटिंग स्पिरिट के कुछ नहीं था। वो बस आहान को फाइट में हराना चाहता था। जिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। वो भी आहान के साथ टॉप 16 में था। आहान ने इनमें से किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसे इन लोगों के किलिंग इंटेंट और धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस विलियम से बदला लेना चाहता था और अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर फाइट में अपना बेस्ट देना चाहता था। Okay, quiet now. I will request all the contestants to line up and pick up a ball. सबको बहस करता देख इवान आगे आया और उन्होंने कहा। उनकी आवाज इतनी तेज और बुलंद थी कि इतने बड़े एरिया में होने के बाद भी ये बात सबके कानों में पहुंच गई थी और सब चुप हो गए थे। सब एक एक करके बॉक्स में से बॉल निकालने लगे। कोई अपने ग्रुप से खुश था तो कोई नहीं भी था। कोई अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कॉन्फिडेंट था तो किसी को विश्वास था कि वो नहीं जीत पाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा ग्रुप आर्थर के साथ है। मैं सपने में भी उससे नहीं जीत सकता हूँ। गेम को हराने के चांसेस 0 है। मैं तो स्टेज पर जाने से पहले ही हार मानूंगा। अब बॉल निकालने की बारी जियांग की थी। बॉल निकालने से पहले से उसने आहान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। उसने जैसे ही बॉल निकाला वो डिसअपॉइंट हो गया। उसे 15 ग्रुप अलॉट हुआ पर आहान वाला ग्रुप नहीं। वो आहान को हराने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जियान के पास उसे हराने के लिए अभी भी एक उम्मीद थी। अगर सब सही रहा तो नॉकआउट स्टेज में 15-16 ग्रुप की आपस में फाइट होगी। तब शायद उसे आहान से भिड़ने का मौका मिलेगा। नॉट बैड जियान, तुम्हारे रैंक के हिसाब से शायद तुम्हें आहान को मारने का मौका जल्दी मिले, उसके पीछे खड़े स्मिथ ने कहा। तो जियान भी बोला Bro, it is possible that you get a chance earlier than me. जियान और स्मिथ एक दूसरे को नहीं जानते थे पर फिर भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन दोनों के बीच में भी ये सिस्टम था। दोनों को सिर्फ इतना पता था कि दोनों एक ही इंसान आहान को मारना चाहते थे। God bless me and give me the 16 group so that I can kill Ahan. स्मिथ ने बॉल निकालने से पहले खुद से कहा। उसने जब बॉल निकाला तो उसमें नंबर 48 लिखा हुआ था। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे आहान का ग्रुप अलॉट हुआ था। जियान ने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत लकी हो। You got what almost everyone wanted. Congratulations, brother. Brother Jian is too polite. स्मिथ ने कहा। उसकी आंखों में बहुत प्राइड था। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे बस उसे आंखों से ही खा जाएगा। आहान भी उसे घूर रहा था। उसे सब समझ आ रहा था कि वो लोग क्या चाहते हैं, पर उसने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ कर लिया। जैसे ही कंटेस्टेंट का ग्रुप डिसाइड होता था, उसका नाम स्क्रीन पर आ जाता था। आहान देखना चाहता था कि निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक को कौन सा ग्रुप अलॉट होता है। निर्वाणा के बॉल पर 5 लिखा हुआ था, मतलब उसका ग्रुप 12 था। ग्रुप 12 में इजिप्ट का जॉन था। निर्वाणा ने जॉन को फाइटिंग स्पिरिट के साथ देखा। अब बारी जिनेश की थी। जिनेश को 5th ग्रुप अलॉट हुआ। इस ग्रुप में चाइना का जिंग था। ये देखकर जिनेश घबरा गया था। उसके चेहरे की सारी रौनक फीकी पड़ गई थी क्योंकि वो ये ग्रुप नहीं चाहता था। प्रतीक, तुम तो बुद्धिस्ट हो, तुम मुझे चीन के जिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? जिनेश ने प्रतीक से पूछा। हाँ, जिंग के बारे में कौन नहीं जानता, प्रतीक ने कहा और हंसने लगा। जिंग बुद्धिस्ट सेक्ट का बहुत पावरफुल फाइटर है। उसकी स्ट्रेंथ आहान से कोई कम नहीं है। उसे हम सब मैड मैन ऑफ मार्शल आर्ट्स कहते हैं। वो बचपन से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है और उसका ध्यान हमेशा उसी में रहा है। मैं तो कहता हूँ जब तुम फाइट करने जाओ तो पहले ही हार मान लेना,
सही सलामत वापस आ जाओगे और हाथ पैर भी नहीं टूटेंगे। प्रतीक की बातें सुनकर जिनेश और मायूस हो गया। वो जो कह रहा था वो सब सच था। जिंक के स्ट्रेंथ का जिनेश के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होने वाला था। जिनेश इस वक्त बहुत डिप्रेस हो गया था। इसके बाद प्रतीक ने नंबर चूज किया और उसे ग्रुप 15 अलॉट हुआ। वो इस ग्रुप में जियान के साथ था। जब जियान को यह पता चला तब उसने अपने मास्टर चैंग की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वो खुश था कि उसकी टीम में कोई इंडियन था और वो उसे मार सकता था। आहान ने भी ग्रुप देखा पर उसे चिंता नहीं हुई। जियान भले ही बहुत पावरफुल था पर प्रतीक भी कुछ कम नहीं था। अपने मस्त मौला नेचर की वजह से सबने प्रतीक को हल्के में लिया हुआ था और उसके स्ट्रेंथ का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था जितना सब सोच रहे थे। ड्रॉ खत्म होने के बाद सब स्क्रीन पर देख रहे थे। अगर सब कुछ सही रहा तो जियान, आर्थर और स्मिथ मुझसे फाइनल्स में भिड़ेंगे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि विलियम और मेरा फाइनल मैच हो। मैं सीनियर के उस हालत का बदला लेने के लिए बहुत इंतजार नहीं कर सकता। आहान ने मन में सोचा। वो कैलकुलेट कर रहा था कि कौन जीतेगा और उसका नंबर किसके साथ आएगा। किसी भी राउंड से ज्यादा उसके लिए जरूरी विलियम से फाइट करना था। ये सोचते हुए उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया और वो अपने दांत पीसने लगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत हाई प्रोफाइल कंपटीशन था। इसमें जीतने वाला फाइटर बेस्ट होगा और यंगर जनरेशन ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में उसका सबसे ज्यादा नाम होगा। ड्रॉ खत्म हो चुका था और सब अपनी टीम में डिवाइड हो चुके थे। कोई बहुत खुश था तो कोई बहुत परेशान था। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला था। पॉप और वर्ल्ड क्लास एल्डर्स अपनी सीट पर बैठे थे और कामली मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सारे फाइटर्स अब अरेना से निकल गए थे और कंपटीशन की तैयारी करने लगे थे। रूल्स के हिसाब से पहले 3 दिन ग्रुप मैचेस के लिए थे। हर ग्रुप के हर दिन 2 मैच होंगे और जीतने वाला अगले राउंड में जाएगा। आहान 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक था। निर्वाणा 12th ग्रुप में था, प्रतीक 15th और जिनेश 5th ग्रुप में था। क्या जैसा आहान ने सोचा है मैच का रिजल्ट वैसा ही आएगा? चीफ सबको बताते हैं कि ग्रुप्स कैसे डिवाइड होंगे। इसके बाद एक लिस्ट आती है जिसमें टॉप 16 फाइटर्स का नाम होता है। उसमें 16th रैंक पर आहान होता है। बचे हुए फाइटर्स अपना नंबर चूज करते हैं और उन्हें नंबर के हिसाब से ग्रुप अलॉट होता है। कोई अपने ग्रुप से खुश होता है तो कोई नहीं होता है। कंपटीशन अब शुरू होने वाली होती है। आहान, प्रतीक, जिनेश और निर्वाणा साथ चल रहे थे। तभी अचानक से प्रतीक ने पूछा, हम लोग बाहर जाकर तैयारी करेंगे या फिर यहाँ रुककर मैच देखेंगे? इस पर निर्वाणा ने कहा, मेरे हिसाब से हमें यही रुकना चाहिए और अपने ओपोनेंट्स को फाइट करते हुए देखना चाहिए। अगर हमें हमारे ओपोनेंट्स के मूव्स के बारे में पता चल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। ये कंपटीशन निर्वाणा के पास अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। निर्वाणा का मकसद फाइट करना और अच्छी रैंक लाना था। हम कितना भी उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर ले और हराना इम्पॉसिबल है, जिनेश ने कहा। वो इस वक्त बहुत नेगेटिव हो गया था और बहुत मायूस था। जिंक के बारे में जानने के बाद उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। उसका फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनकी बात सुनते ही आहान ने कहा, आई थिंक निर्वाणा बिल्कुल सही कह रहा है। फाइट में जो होगा देखा जाएगा, पर इस वक्त हमें फाइटर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है। अगर निर्वाणा और आहान फाइट देखना चाहते हैं तो वहीं चलते हैं, प्रतीक ने कहा। जिनेश ने कुछ नहीं कहा, बस सबके साथ फाइटिंग एरिया की तरफ चला गया। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तब प्रतीक की नजरें एक जगह पर आकर अटक गई। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस। इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर आई है। जैसे ही प्रतीक ने ये बात बोली सब उस लड़की की तरफ देखने लगे। वीआईपी एरिया में एक लड़की खड़ी थी जिसने व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ था। वो चारों वीआईपी सीट से दूर थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। उसके बाल काले और लंबे थे। उसके फेशियल फीचर्स बहुत शार्प थे और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। रोब में भी उसकी बॉडी के कट्स और कर्व्स साफ नजर आ रहे थे। उसे देखकर कोई भी लड़की जेलस हो सकती थी। इस वक्त सबकी नजरें उस लड़की की तरफ थी। सब उसे देख रहे थे और उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे थे। या, she is the holy maiden of the holy sea. Her name is Tiffany.
कोई उस लड़की को देखते ही पहचान गया था। वो अपने एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और उसने जोर से कहा, ओह माय गॉड, अगर मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना सुंदर हो सकता है। शी इज फ्लॉलेस, शी लुक्स सो रॉयल एंड नोबल, शी इज अ ब्यूटी रीडिफाइंड, आई कैन सी हर ऑल डे। सुंदरता में कोई भी खुदी वेडिंग का मुकाबला नहीं कर सकता है। सब टिफनी की तारीफ कर रहे थे। अहान ने भी उसकी तरफ देखा और वो भी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। वो सिर्फ उसके अपीयरेंस से इम्प्रेस नहीं हुआ था बल्कि उसके टेम्परामेंट से भी हुआ था। टिफनी ने किसी के भी कॉम्प्लीमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां पर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ी थी। उसे ये सब सुनने की बहुत आदत थी। वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हेलो इवान सर। टिफनी स्टेज पर आई और उसने स्माइल करने के साथ इवान को ग्रीट किया। इसके बाद उसने जाकिर, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के चीफ को भी ग्रीट किया। फिर वो इवान की साइड में जाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद एक यंग लड़का माइक के साथ स्टेज पर आया और अपना अटेंशन पाने के लिए उसने माइक में 1-2 बार हेलो बोला। जब सबका ध्यान उस यंग लड़के की तरफ था तब उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन इज अबाउट टू बिगिन। The first match is between the guard captain of the Holy See Arthur and the fighter from France. होस्ट ने अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट के साथ ही सब लोग क्लैप और हुट करने लगे। बहुत सारे आर्थर के सपोर्टर्स तो उसका नाम भी चिल्ला रहे थे, आर्थर आर्थर। दोनों बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आए। आर्थर को सब जानते थे, पर जो फ्रेंच फाइटर था वो शायद फ्रांस में बहुत फेमस था, पर यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। फ्रेंच फाइटर कॉन्फिडेंट कम और घबराया हुआ ज्यादा था। दोनों ने स्टेज पर आकर पहले एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर जजेस को ग्रीट किया। इसके बाद आर्थर ने इवान के पास बैठी टिफनी को देखा। आर्थर का फाइट में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा कारण टिफनी ही थी। टिफनी से शादी करने के लिए आर्थर का ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी था। जब दोनों स्टेज पर आए तब होस्ट ने कहा, I will introduce you to the rules now. इस बार कंपटीशन में 3 राउंड्स होने वाला है और हर राउंड 3 मिनट का होगा। फाइटर लड़ने के लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है। वो चाहे तो बेयर हैंड्स के साथ फाइट कर सकता है या फिर स्वॉर्ड या किसी और वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। पर अगर इनमें से कुछ हो जाए तो फाइटर को तुरंत फाइट रोकनी पड़ेगी। पहला, अगर कोई फाइट इंजरी की वजह से नीचे गिर जाता है तो दूसरा फाइटर अटैक नहीं कर सकता। पहले रेफरी उस इंजर्ड फाइटर की कंडीशन चेक करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि फाइट कंटिन्यू हो सकती है या नहीं। दूसरा, अगर कोई फाइटर गिव अप करना चाहता है, कंपटीशन शुरू होने से पहले या बीच में अगर कोई फाइटर हार मान ले तो उसका ओपोनेंट अटैक नहीं कर सकता है। और तीसरा, अगर कोई फाइटर मर जाए तो वो कंपटीशन वहीं पर ओवर हो जाएगा। होस्ट ने सारे रूल्स अच्छे से समझाए। सबने रूल्स को बहुत ध्यान से सुना और समझ लिया था। ये हैं हमारे रूल्स। अगर किसी ने भी इन्हें वॉलेट किया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और साथ ही इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस उसे पनिश भी करेगा। मैं सबको अभी यही वार्न कर देता हूँ कि वो पनिशमेंट बहुत सीवियर होगी, इसलिए कोई भी रूल्स ना तोड़े तो ही बेहतर होगा। उसने कहा और सबकी तरफ देखा। Alright, these are the rules. Do you have any objections? उसने आर्थर और फ्रांस के फाइटर से पूछा। नो, आर्थर ने कॉन्फिडेंटली कहा और फ्रांस के फाइटर ने घबराते हुए अपनी गर्दन हिला दी। वो स्टेज पर आ चुका था, इसलिए अब उसके पास फाइट के रूल्स मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। Okay then, since there is no objection, we will start the fight. होस्ट ने कहा और स्टेज से नीचे आ गया। दोनों फाइटर्स अब स्टेज पर अकेले ही थे और लड़ने के लिए तैयार थे। आर्थर ने अपनी बॉडी में एनर्जी सर्च करनी शुरू की और जैसे ही वो अटैक करने के लिए तैयार हुआ, फ्रांस का फाइटर चिल्लाया, I surrender! I surrender! वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसके पूरे शरीर पर पसीना आया हुआ था। ये सुनकर सब हैरान हो गए। आर्थर ने सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया था, पर उससे पहले ही उसके ओपोनेंट ने हार मान दी थी। तुम श्योर हो कि तुम फाइट से पहले ही हार मानना चाहते हो? रेफरी ने पूछा। मैं हार मानता हूं, बस फाइटर ने हंसते हुए कहा। इतना बोलने के बाद उसने चैन की सांस ली और उसकी घबराहट भी खत्म हो गई थी। What? मैच से पहले ही हार मान ली? किसी ने कहा। First match is over. Arthur wins the match. रेफरी ने अनाउंस किया।
आर्थर जैसा कोई नहीं। आर्थर का सपोर्ट चिल्लाया। आर्थर का बॉडी ऑरा है ही ऐसा कि उसके सामने वाला इतना डर गया कि उसके पहले मूव से ही उसने हार मान ली। आर्थर भी इस जीत से खुश था। बिना लड़े वो एक फाइट जीत गया था और ये उसके लिए एक अच्छी शुरुआत थी। जीत चाहे जैसी भी हो, जीत तो जीत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्थर ने जानबूझकर अपना राह रेस किया था। उसने पहले ही देख लिया था कि उसका ओपोनेंट कितना डरा हुआ है, इसलिए शायद उसने ऐसा किया। जिनेश ने कहा, ये तो बुलिंग हुई ना। आर्थर एक मैच भी जीत लिया और उसकी एनर्जी भी यूज नहीं हुई। प्रतीक ने कहा, ये भी हो सकता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि पहले सिर्फ 20 फाइटर्स आने वाले थे और अब 64 फाइटर्स आए, तो स्ट्रेंथ के मामले में कोई तो बहुत वीक होगा ही। अगर ऐसा रहा तो फिर आगे के मैचेस देखने में बहुत मजा आएगा। निर्वाणा ने कहा, उसकी मार्शल आर्ट्स की समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए वो समझता था कि स्ट्रेंथ्स में किस लेवल पर फर्क हो सकता है। आहान ने कुछ नहीं कहा, पर वो उन तीनों के बात से सहमत था। इस कंपटीशन का लेवल अब तक के हुए कंपटीशन से बहुत अलग था। पहला मैच ऐसे होने के बाद सब इसके बारे में ही बात कर रहे थे। वीआईपी जोन में बैठे जाकिर, कीवान और बाकी जजेस भी इसके बारे में ही बात कर रहे थे। आर्थर होली सी का गार्ड कप्तान बनना डिजर्व करता है। He is too strong। मैंने आज तक इतने सारे मैचेस देखे हैं, पर शुरू होने से पहले किसी ने सरेंडर कर दिया, ये मैंने पहली बार देखा है। कीवान ने कहा, वो आर्थर की तारीफ करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। वो आर्थर से लड़ना ही नहीं चाहता था। हो सकता है कि वो बाकी फाइटर्स के साथ लड़ने के लिए अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रहा है। पूप ने हमली कहा, वो भले ही उस फ्रेंच फाइटर का साइड ले रहे थे, पर देखने वाले ने साफ देखा था कि वो किस तरह कांप रहा था। सब जब आर्थर की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब जाकिर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आर्थर सचमुच बहुत स्ट्रांग है। उसका ऑरा मुझे यहाँ तक फील हुआ। ऐसे में अगर उसकी फाइट आहान के साथ हुई तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। उन्होंने मन में सोचा। वो आहान की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और उन्हें आहान पर पूरा भरोसा भी था। पर अब आर्थर को देखकर उन्हें आहान को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। जब दोनों फाइटर्स स्टेज से नीचे आ गए, तब होस्ट फिर से अपने माइक लेकर स्टेज पर पहुंच गया। अब कैसा लगा आपको पहला राउंड? I wonder if anyone enjoyed it। होस्ट ने पूछा। No! सबने एक साथ बोला। वो जिस तरह का एक्शन देखने वहां आए थे, बस वहां पर कुछ नहीं हुआ था। आर्थर अटैक करता उससे पहले ही ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था। That's true। Actually, I didn't enjoy it because there wasn't anything to enjoy। However, it is just the beginning। होस्ट ने कहा, राउंड्स तो अभी शुरू हुए हैं। मुझे यकीन है कि आगे के राउंड्स बहुत इंटेंस होंगे और हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। होस्ट की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए और क्लैप करने लगे। इसके बाद होस्ट ने अगले दो फाइटर्स को बुलाया। एक अफ्रीका का फाइटर था और एक रशिया का फाइटर था। दोनों स्टेज पर आए और उन्होंने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दी। लास्ट में रशिया का फाइटर जीत गया। इस मैच के बाद काफी लोग सेटिस्फाइड थे कि यहाँ कुछ फाइटर्स लड़ने के लिए भी आए हैं। Next up, we have William from Dark Council, and opposite him, we have Lee, a fighter from America। होस्ट ने अनाउंसमेंट की और विलियम का नाम सुनते ही सब बहुत खुश हो गए। सब जानते थे कि विलियम पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। अभी आर्थर बिना लड़े जीत कर आ गया। विलियम भी आर्थर से कुछ कम नहीं है। उसे लड़ने का मौका मिलेगा या उसका ओपोनेंट भी हार मानेगा? किसी ने कहा, मेरे लिए तुम्हारा फाइट जीतना ज्यादा जरूरी है। आहान ने मन में सोचा। विलियम को स्टेज पर आता देख उसकी नजर सिर्फ विलियम पर थी। क्या आहान विलियम को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे हरा पाएगा? आहान और दूसरे फाइटर्स बाकी फाइटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑडियंस में बैठ जाता है। वहां पर उन्हें टिफनी दिखाई देती है, जो होली मेडन है और बहुत खूबसूरत है। होस्ट स्टेज पर आता है और सबको फाइट के रूल्स बताता है। पहला मैच आर्थर बिना लड़े जीत जाता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। अगला मैच विलियम का होता है। देखते हैं विलियम कैसे फाइट करता है, वो भी आर्थर से कम थोड़ी है। होस्ट ने कहा। वो ऑडियंस में एक्साइटमेंट भरना अच्छे से जानता था।
फाइट शुरू होने वाली थी, इसलिए होस्ट स्टेज से नीचे आ गया। दोनों साइड से दोनों फाइटर्स स्टेज पर आए। विलियम ने एक कोट और मास्क पहना हुआ था। वो बहुत मिस्टीरियस और टेरिफाइंग वाइब्स दे रहा था। बहुत लोग विलियम के लिए चीयर कर रहे थे। विलियम का ओपोनेंट भी बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आ गया था। Do you want me to repeat the rules? रेफरी ने पूछा। No, no। दोनों ने एक साथ कहा। Okay, then let the fight begin। रेफरी ने फाइट शुरू होने का इशारा किया। जैसे ही फाइट शुरू हुई, विलियम ने पहले अटैक किया। उसने ली को सबसे पहले स्टमक पर मारा। इससे ली का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया। ली ने खुद को संभाला और विलियम को पंच करने की कोशिश की, पर विलियम ने उसका पंच डॉज कर दिया था। इसके बाद विलियम हवा में उछला और उसने अपनी हथेली साइड में दी। फिर उसने ली को इस तरह मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। जब ली के हाथ की हड्डी टूट गई तो वो अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। तब विलियम को अच्छा मौका मिला और उसने लगातार ली के फेस पर पंच किया। ली का चेहरा खून से लाल हो चुका था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। होल्ड, रेफरी ने कहा, क्योंकि ली अधमरा हो चुका था। तुम आगे फाइट करना चाहते हो? रेफरी ने ली से पूछा। नो, आई सरेंडर, ली ने कहा। मैच कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। विलियम के तरीके को देखकर सब हैरान थे। उसने शुरू में ही अपने ओपोनेंट का हाथ तोड़ दिया, जिससे उसे फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला। उसने किसी की तरफ देखा हो या ना देखा हो, पर उसने आहान को जरूर देखा। आहान भी उसे ही देख रहा था। दोनों ही अपने मोटिव को लेकर बहुत क्लियर थे। विलियम इसके बाद स्टेज से नीचे आ गया। उसके लिए ये मैच बहुत सिंपल था। ली ना ज्यादा अटैक्स कर पाया था और ना ही विलियम के अटैक्स सहन कर पाया था। विलियम तो बहुत खतरनाक है। विलियम ने अपने ओपोनेंट को सरेंडर करने का मौका भी नहीं दिया था। मैं तो सोच रहा हूँ कि फिर रेफरी बीच में नहीं आता तो ली का क्या होता। अब जो भी विलियम के ऑपोजिट आएगा वो फाइट करने से पहले ही सरेंडर कर देगा ना। विलियम को स्टेज से नीचे आता देख सब उसके बारे में बात करने लगे। ये विलियम खुद को समझता गया है। ये बस एक कंपटीशन है। इसमें किसी को जान से मारना जरूरी थोड़ा है। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, किलिंग इंटेंट नहीं, प्रतीक ने कहा। प्रतीक, क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना का सिंह भी ऐसा ही हो? क्या वो मेरी जान लेना चाहेगा? जिनेश ने पूछा। वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था, पर यहाँ फाइट करने में उसे बहुत डर लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंग सिर्फ तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, मारने की नहीं। वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है ना, वो किसी की जान नहीं लेगा, प्रतीक ने कहा। ये सुनकर जिनेश ने चैन की सांस ली। आहान, मैंने देखा है कि मैच के बीच में विलियम ने तुम्हें 2 बार देखा और मैच खत्म होने के बाद वो तुम्हें देख रहा था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? निर्वाणा ने आहान से पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। इसने मेरे सीनियर अरमान सर के पैर तोड़े थे, आहान ने कहा। जब भी मेरी इससे फाइट होगी, या तुम ना मरूंगा या फिर ये सुनकर आहान के तीनों साथी हैरान हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आहान और विलियम के बीच कुछ ऐसा हो सकता है। तीनों की आंखें शौक की वजह से बड़ी हो गई थी। आहान, तुम बहुत पावरफुल हो और दिल के अच्छे हो, पर विलियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बस सबको मारना चाहता है, इसलिए तुम ऐसा करना, तुम ही विलियम को मार देना। उसका जिंदा रहना ज्यादा डेंजरस है, प्रतीक ने कहा। वो लोगों को जान से मारने में विश्वास नहीं रखता था, पर विलियम को मारने की इच्छा जाहिर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रतीक की बात सुनकर आहान हंसने लगा। वहीं निर्वाणा मायूस हो गया। उसके और आहान के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अगला मैच शुरू हुआ। विलियम की स्ट्रेंथ देखकर एक फाइटर इतना डर गया था कि वो ये मैच हार गया और उसका ओपोनेंट जो उससे वीक था वो जीत गया। 4 मैचेस ही हो चुके थे। 5th मैच हुआ और फिर 6th मैच में बारी जिनेश की थी। इस वक्त जिनेश बहुत घबराया हुआ था। प्रतीक, पक्का जिंग मुझे नहीं मारेगा ना? जिनेश ने पूछा। जिनेश, जिंग बुद्धिस्ट है और वो उसे दिल से मानता भी है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मारेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अटैक्स हल्के होंगे। हाँ, वो अपना 100% देगा, जिससे तुम शायद काउंटर भी ना कर पाओ, इसलिए संभल कर रहना, प्रतीक ने कहा। होस्ट की अनाउंसमेंट के बाद दोनों फाइटर्स स्टेज पर आए। दोनों ने जजेस और ऑडियंस को ग्रीट किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया।
मुझे एक बहुत खुशी है कि मुझे फाइनली फाइट करने का मौका मिल रहा है। जिंग ने कहा, ब्रो मैं इंडिया का फाइटर और प्रतीक का बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। जिनेश ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जिंग ने कहा। जिनेश को इतना परेशान देखकर जिंग ने फिर से कहा, ये सिर्फ एक फाइट है, हम पॉइंट्स ऑफ पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो मैं आपको जान से मारना चाहूंगा। ओके, जिनेश ने कहा और फाइट के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रेफरी ने पूछा, शुड आई रिपीट द रूल्स? नो नो, दोनों ने एक साथ कहा, ऑलराइट देन लेट द मैच बिगिन। रेफरी ने कहा और फाइटिंग एरिया से साइड हो गया। जिनेश पहले मूव अप करो, जिंग ने कहा। जिनेश हार नहीं मान सकता था, वो माहेश्वरी फैमिली का सक्सेसर था और उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो लड़ ही न सके। उसने खुद को तैयार किया और जिंग को पंच मारने के लिए रेडी हुआ। उसने अपना पूरा फोर्स यूज करके जिंग को पंच किया था, पर जिंग ने उसे डॉज करने की जगह अपने दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया था। जिनेश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका ये पंच ब्लॉक किया जा सकता था। जिंग ने इतना पावरफुल पंच सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया था, बल्कि वो बहुत रिलैक्स भी था। इसके बाद जिंग ने अपने अटैक्स शुरू किए। दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट हुई। ऑडियंस भी इस फाइट को बहुत एंजॉय कर रही थी। जिनेश ने बहुत देर तक जिंग के अटैक्स डॉज किए थे, पर इसके बाद वो बहुत थक गया और उसे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तब उसने कहा, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। स्टॉप! रेफरी ने तुरंत कहा, व्हाट इज दिस मिस्टर जिनेश? आपने इतनी जल्दी हार मान ली? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जान से नहीं मारूंगा। थोड़ी देर को और फाइट करते। जिंग बहुत डिसअपॉइंटेड था। ओके, द मैच इज ओवर। ये फाइट जिंग ने जीती है, रेफरी ने कहा। दोनों स्टेज से नीचे आ गए। जिंग के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया था। जिंग के नीचे आने के बाद सब उसके बारे में बात करने लगे। कंपटीशन की शुरुआत से सबकी नजर आर्थर, विलियम, जिंग और आहान पर थी। सबकी नजर में जिंग में कोई खास पावर नहीं थी, क्योंकि वो जिनेश को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया था। जिंग तो कुछ खास नहीं निकला। अब देखते हैं आहान हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, किसी ने कहा। इतने राउंड्स होने के बाद अब बाकी राउंड्स लंच के बाद होने वाले थे। आहान का मैच लंच ब्रेक के बाद होने वाला था। लंच के बाद प्रतीक और निर्वाणा अपने अपने मैच जीत गए थे। निर्वाणा बहुत कामली अपना मैच जीत गया था, पर प्रतीक को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसका मैच बहुत थका देने वाला था। प्रतीक, तुम तो मैच में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिनेश ने पूछा। वो इस वक्त बहुत मायूस था, क्योंकि इंडिया से 4 फाइटर्स आए थे, जिसमें से 2 अपनी फाइट में जीत चुके थे और आहान की जीत पर किसी को डाउट नहीं था। सिर्फ जिनेश था जो हार गया था। मेरा भले ही मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैं नहीं जीता तो मेरे मास्टर मेरा बैंड बजा देंगे, प्रतीक ने कहा। आहान भी मन में सोच रहा था कि प्रतीक बहुत पावरफुल है। अगर वो मार्शल आर्ट्स को सीरियसली लेता तो दुनिया भर में उसका नाम बहुत होता। उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। सारे मैचेस के बाद अब 16th ग्रुप के मैचेस होने वाले थे। पहला मैच स्मिथ ग्रीन और ऑस्ट्रेलिया के माइकल के बीच में था। आहान माइकल के बारे में जानता था, क्योंकि रक्षित ने उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। वो अपनी फैमिली में सबसे पावरफुल था और सक्सेसर भी था। मैच शुरू होने से पहले आहान ने कहा, तुम लोग मैच एंजॉय करो, मैं मेरे मैच की तैयारी करता। ब्रो, आर यू सीरियस? तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसके बाद तुम्हें प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है? प्रतीक ने कहा। मैं कभी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। प्रिपरेशन हर मैच से पहले बहुत जरूरी है, आहान ने कहा। ओके, प्रतीक ने कहा। इसके बाद आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में चला गया। उसे वहां जाता देख सबकी नजरें उस पर थी। स्मिथ और माइकल की लाइमलाइट आहान पर चली गई थी, जिस वजह से उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों ने आपस में आहान और उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात की और उसे देखते रहे। आहान ने सबको इग्नोर करके अपना ध्यान स्टेज पर लगाया हुआ था। आज का फाइनल मैच उसका ही था। Do you know the rules or should I repeat them? रेफरी ने पूछा। We know, दोनों ने एक साथ कहा। Then begin, रेफरी ने कहा और मैच शुरू हुआ।
दोनों बहुत पावरफुल फाइटर्स थे, इसलिए मैच बहुत एक्साइटिंग हो रहा था। ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही थी, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला। अगले राउंड में माइकल चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। This match is over. Smith wins the match. तुरंत रेफरी ने कहा। आहान शुरू से मैच देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइकल इतने अजीब तरह से क्यों गिर गया था। माइकल को कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई थी। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे माइकल स्मिथ से जानबूझकर हारा था। इंटरेस्टिंग, इन दोनों ने पहले ही टीवी कर ली थी क्या? आहान ने मन में सोचा। ऑडियंस में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये मैच इतना अब्रप्टली कैसे ओवर हो गया, पर किसी ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सब अगले मैच के बारे में सोचने लगे। अगला मैच आहान और फेरी के बीच में था। जैसे ही होस्ट ने अनाउंसमेंट किया, पूरा एरिना शांत हो गया। मिस्टर आहान, अब आपकी बारी है, स्टाफ मेंबर ने कहा। ओके, थैंक यू, आहान ने कहा और स्टेज की तरफ आ गया। आहान अपने मैच में कैसा परफॉर्म करेगा? कंपटीशन के पहले दिन सब बहुत स्मूथली होता है। कोई अपना मैच जीतकर खुश होता है तो किसी को फाइट में मजा नहीं आता। ऑडियंस अपने हिसाब से सारे मैचेस जज करती है। इंडिया के फाइटर्स निर्वाणा और प्रतीक अपने मैच जीत जाते हैं और वहीं जिनेश अपना मैच हार जाता है। पहले दिन का आखिरी मैच आहान और फ्रेडी के बीच में होता है। जब आहान स्टेज पर आया तो सब चिल्लाने लगे, देखो आहान आ गया। सब बहुत एक्साइटेड थे। ये आज का लास्ट मैच था और ऑडियंस में आहान को फाइट करते देखने का बहुत एक्साइटमेंट था। शाम के 7 बज रहे थे और सनसेट की वजह से पूरा शहर लाल हो गया था। रात होने वाली थी, पर फिर भी ऑडियंस में लोग बढ़ रहे थे। सब आहान के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं आहान हमेशा की तरह बहुत काम और कंपोज था। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट थी और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ से फ्रेडी आया। फ्रेडी भी बहुत शांत था, पर उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आ रहा था। उसका फिजिक बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। स्टेज पर आने के बाद दोनों ने ऑडियंस और जजेस को ग्रीट किया और फिर एक दूसरे को ग्रीट किया। स्वर है ना, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, फ्रेडी ने कहा। हाउ डू यू डू मिस्टर फ्रेडी? आहान ने भी स्माइल के साथ पूछा। उसने अपने मन में फ्रेडी का अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। सर, मैं आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं अपना 100% दूंगा। डर कर भागने से अच्छा लड़कर हारना है, फ्रेडी ने कहा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये बस एक मैच है। हम यहाँ जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दोनों को ही इस फाइट से बहुत फायदा होगा। ज्यादा मत सोचो, आहान ने कहा। यस, थैंक यू, फ्रेडी ने कहा। उसे आहान की बात का पूरा मतलब समझ नहीं आया था। आप दोनों रूल जानते हैं या मैं रिपीट करूं? रेफरी आगे आया और उसने पूछा। नो नीड, नो नीड, दोनों ने एक साथ कहा। ओके देन बिगिन, रेफरी ने कहा। रेफरी के फाइटिंग एरिया क्लियर करते ही फ्रेडी अटैक करने के लिए तैयार हुआ। सॉरी, फ्रेडी ने आहान से कहा और उसकी तरफ तेज स्पीड में भागा। उसकी स्पीड ज्यादा तेज भी नहीं थी। उससे पहले जो फाइटर्स थे वो तूफान से भी तेज थे, पर फ्रेडी की स्पीड वैसी नहीं थी। वो भागते हुए आहान के पास आया और उसने आहान की गर्दन की तरफ अपने हाथ से चॉप मूव किया। आहान ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। इसके बाद फ्रेडी उस पर लगातार मूव्स करता रहा और आहान हर मूव को डॉज करता रहा। आहान ने एक बार भी अटैक या काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं की थी। ये क्या हो रहा है? आहान कोई मूव्स क्यों नहीं कर रहा? ये कोई मजाक है? फ्रेडी आहान को सप्रेस कैसे कर सकता है? इस वक्त ऑडियंस को बहुत बड़ा शॉक मिला था। उन्होंने आहान से जैसे परफॉर्मेंस की उम्मीद की थी, उसने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया था। आहान कोई मूवी नहीं कर रहा था। ऑडियंस नहीं, वॉरियर्स और फाइटर्स भी बहुत हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आहान करना क्या चाह रहा था। किसी ने आहान को इस तरह नहीं देखा था। सब जानते थे कि आहान इससे बेहतर फाइट कर सकता है और आसानी से फ्रेडी को हरा सकता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। थैंक यू आहान सर, आप में बहुत पेशेंस है। आपने मुझे मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक दिखाने का मौका दिया। अचानक से फ्रेडी ने अपने अटैक्स करने बंद किए और आहान की तरफ रिस्पेक्टफुली झुक गया। उसने जो टेक्निक यूज की थी वो उसके लिए सबसे स्पेशल थी
और वो जानता था कि आहान जानबूझकर उन्हें डॉज कर रहा था और कोई अटैक नहीं कर रहा था। अगर आहान अटैक कर देता तो फ्रेडी वो रेसिस्ट नहीं कर पाता। ये सब आहान ने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रेडी बहुत बुरी तरह से हारे और उसकी बदनामी हो। जब आहान उसके बारे में इतना सोच रहा था तो फिर फ्रेडी उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल कैसे नहीं होता। यू आर वेरी पोलाइट। आज तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। कांग्रेचुलेशंस, आहान ने कहा। थैंक यू फॉर योर टॉलरेंस। अब से आप मेरे आइडल हैं और मैं आपको ध्यान में रखकर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करूंगा। आई होप जब हम अगली बार मिले तब मैं और बेहतर परफॉर्म कर पाऊं। फ्रेडी ने रिस्पेक्टफुली कहा। आई गिव अप। इसके बाद वो रेफरी की तरफ मुड़ा और उसने गिव अप कर दिया। रेफरी कोई साधारण इंसान नहीं था। मैच के शुरू से ही वो जानता था कि फ्रेडी हारने वाला है। वो उन दोनों के सबसे करीब था, इसलिए वो देख पा रहा था कि आहान क्या करना चाह रहा है। मैच ओवर, आहान विंस द मैच। जैसे ही रेफरी ने ये बात बोली सब हैरान थे। पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऑर्डिनरी ऑडियंस को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि बिना कोई मूव किए आहान ये मैच जीत कैसे गया। सब लोगों को इस मैच से बहुत उम्मीदें थी, पर कुछ भी उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ था। जैसा उन्होंने आहान के बारे में सुना था वैसे उसे परफॉर्म करते देखने का मौका उन्हें नहीं मिला था। आहान ने तो कोई भी मूव नहीं किया, फिर वो ये मैच कैसे जीत सकता है? रेफरी का दिमाग तो ठीक है ना, वो ये डिसीजन कैसे ले सकता है? जहाँ ऑर्डिनरी ऑडियंस इस बात से हैरान थी, वहीं जजेस और वॉरियर्स समझ पा रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ था। आहान ऐसा करेगा इसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। Quiet everyone, calm down। मैं सबको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, रेफरी ने कहा। उसे लोगों की बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, पर वो रेफरी था इसलिए उसे सब समझाना ही था। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए और उसे देखने लगे। मैच में यह हुआ कि आहान ने फ्रेडी को अपने सारे मूव्स दिखाने का मौका दिया और खुद ने एक बार भी अटैक नहीं किया। जब फ्रेडी के सारे मूव्स खत्म हो गए और आहान को एक खरोंच तक नहीं आई तब फ्रेडी ने हार मान ली। वो पहले से जानता था कि वो आहान को हरा नहीं सकता है, पर फिर भी वो बिना लड़े गिव अप नहीं करना चाहता था। आहान ये बात समझता था, इसलिए उसने फ्रेडी को अपने मूव्स करने दिए। रेफरी ने समझाया। ओह, ऐसी बात है, ऑडियंस ने कहा। अब वो आहान का मकसद समझ गए थे और उससे बहुत इम्प्रेस भी हो गए थे। आहान ऑलरेडी टॉप 16 में था और बहुत इंटिमिडेटिंग भी था, पर उसने विलियम और आर्थर जैसा तरीका यूज करके फ्रेडी को डराया नहीं, बल्कि उसे फाइट करने का मौका दिया। आहान का अप्रोच बहुत अलग था। वो बहुत वार्म था। उसके सिर्फ फाइटिंग ही बहुत अच्छी नहीं थी, वो दिल का भी बहुत अच्छा था। पर जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। कुछ लोग आहान से इम्प्रेस थे तो कुछ लोग नहीं भी थे। वो ये लगता है आहान ने अपनी असली स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ हमें पता चले। मुझे भी ऐसे लगता है, जब उसके पास एडवांटेज था तो फिर उसने यूज क्यों नहीं किया? आखिर ये बैटल तो बेस्ट फाइटर चुनने के लिए ही है। सबके अजम्पशंस के बीच में आहान और फ्रेडी स्टेज पर से नीचे आ गए। दोनों ही इस वक्त बहुत खुश थे और मैच के बाद ऐसा सीन देखना बहुत रेयर बात थी। पहले दिन के सारे मैचेस खत्म हो गए थे। आज के मैचेस में बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिली थी। विलियम ने अपने ओपोनेंट को बहुत क्रूअल तरीके से हराया था, वहीं आर्थर ने अपने ओपोनेंट को इतना डरा दिया था कि वो फाइट ही नहीं कर पाया। जिंग ने अपने ओपोनेंट को पहला अटैक करने दिया और फिर उसे हरा दिया। वहीं आहान ने भी अपने ओपोनेंट पर कोई काउंटर अटैक नहीं किया और फिर भी मैच जीत गया। ये लोग आहान की पावर को समझते नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार उन्होंने आहान की स्ट्रेंथ देख ली तो फिर चुप हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जब वो आहान को सच में फाइट करते देखेंगे ना, तब उन्हें समझ आएगा कि आहान क्या चीज है। जब सब लोग ये बातें बोल रहे थे तब निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक उनकी बातें सुन रहे थे। ये तीनों आपस में ये बात कर रहे थे क्योंकि इन्होंने आहान को फाइट करते देखा था। वो आहान के स्ट्रेंथ से अच्छे से वाकिफ थे। सेकेंड डे, पिछले दिन के एक्साइटमेंट से सब बहुत एक्साइटेड थे। आज का दिन भी कल से अलग नहीं था। टॉप 16 में जिन फाइटर्स का नाम था वो अपने ओपोनेंट को बहुत इजीली हरा रहे थे। आज भी विलियम बहुत क्रूअल तरीके से अपने ओपोनेंट को हरा रहा था। आर्थर शांत था, पर अपने ऑरा से उसने अपने ओपोनेंट को बहुत डरा दिया था।
जिंग के अंदर सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट थी और वो अपनी जीत की आग को कम नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जिनेश आज का मैच बहुत इजीली जीत गया था। उसने अपने ओपोनेंट को अटैक करने का कोई मौका नहीं दिया था। निर्वाणा ने भी अपना मैच बहुत कामली जीत लिया था। उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, पर निर्वाणा ने ताकत के साथ दिमाग भी यूज किया था। उसका अगला मैच बहुत टफ होने वाला था। प्रतीक भी अपना मैच जीत गया था, पर उसके लिए ये मैच जीतना आसान नहीं था। उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आहान का मैच अब तक नहीं हुआ था। वो अपने मैच की तैयारी कर रहा था। कल तो आहान ने अपना कोई मूव नहीं दिखाया। आई होप वो आज हमें डिसअपॉइंट ना करे। ट्रू, इवन आई वांट टू सी सम ऑफ हिज मूव्स। लोग आपस में बात कर रहे थे। स्मिथ, अगर मैं गलती से आहान को बहुत सीवियरली इंजर्ड कर दूं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माइकल ने कहा। आहान का अंदाजा बिल्कुल सही था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कल का मैच माइकल जानबूझकर हारा था। दोनों की फैमिलीज बहुत अच्छी टर्म्स पर थी, इसलिए इन दोनों के बीच में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते थे और मार्शल आर्ट्स के बारे में बातें करते थे। माइकल माय फ्रेंड, मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ जानता हूँ। तुम आहान को आराम से हरा सकते हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम उसे इतना भी मत मारना कि वो आगे फाइट ना कर सके। मैं आहान से एक पुराना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। मेरा उससे फाइट करना बहुत जरूरी है, स्मिथ ने कहा। पुराना हिसाब? माइकल ने पूछा। जब मुझे बिजनेस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आहान ने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और आहान को फिजिकली बहुत हर्ट करना चाहता, स्मिथ ने कहा। ओह, ऐसी बात है। उसने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया था? डोंट वरी, मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम उससे अपना बदला ले सकते हो, माइकल ने कहा। उसकी नजर में आहान ऑलरेडी लूजर था। इसके बाद वो दोनों रेस्टिंग एरिया की तरफ चले गए। इस वक्त आहान भी रेस्टिंग एरिया की तरफ जा रहा था। उसे वहां पर जियान मिला। आहान को देखते ही जियान के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसकी बॉडी किलिंग इंटेंट इमिट कर रही थी। आहान ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। ये देखकर जियान को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाया, तुम खुद को समझते क्या हो, लूजर? क्या आहान इस बात का कोई जवाब देगा? आहान अपनी फाइट में कोई अटैक नहीं करता है, फिर भी जीत जाता है। रेफरी सबको समझाता है कि आहान फाइट कैसे जीता। कुछ लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि आहान पावरफुल होने का दिखावा कर रहा है। अगले दिन भी फाइट में सब वैसा ही होता है जैसा पिछले दिन हुआ था। जब आहान जियान को इग्नोर करता है, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आहान को चिल्लाकर रोकता है, तुम खुद को समझते क्या हो, लूजर? जियान ने चिल्लाकर आहान को रोका। क्या प्रॉब्लम है? आहान ने कैजुअली कहा। तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? कोशिश करना कि किसी और फाइटर के हाथों ना मर जाओ। तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ, मुझसे फाइट करने के लिए तैयार है ना? जियान ने कहा। आहान हंसने लगा। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? जेनेटिक पिल्स से? आहान ने पूछा। जियान का कॉन्फिडेंस देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। अगर आर्थर या विलियम ने ये बात बोली होती तो आहान एक्सेप्ट भी कर लेता, पर वो जानता था कि जियान, स्मिथ और बहुत सारे फाइटर्स वहां पर जेनेटिक मेडिसिन लेकर आए थे। जेनेटिक पिल्स की वजह से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जियान ने कहा। आहान का डाउट बिल्कुल सही था। वो जेनेटिक पिल्स की वजह से इतना हवा में उड़ रहा था। आहान ने उससे बहस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और वहां से आ गया। जब वो वहां से गुजर रहा था, तब स्मिथ और माइकल ने भी उसे देखा। उसे देखते ही दोनों की आंखें लाल हो गई। वो आहान पर तुरंत अटैक करना चाहते थे, पर मार्शल आर्ट अलायंस के रूल्स की वजह से उन्होंने आहान पर अटैक नहीं किया। मैचेस और फाइट्स लगातार चल रही थी। अब स्टेज पर आने की बारी आहान की थी और आहान के ऑपोजिट माइकल था। जब आहान स्टेज पर आया, तब उसके लिए सब चीयर कर रहे थे। आज सब इस उम्मीद में थे कि आज उन्हें आहान के मूव्स देखने का मौका मिलेगा। ए इंडियन आहान रायजादा, are you ready to die? माइकल ने कहा। Who's going to kill me? You? With your powers? You can't even injure me. Forget about killing. आहान ने कहा। Don't worry. I'm not going to kill you. My friend Smith will do that.
I will make sure I leave you in such a condition that you don't even think about martial arts from today onwards. माइकल ने कहा, We'll see. आहान ने कहा। इतने प्रोवोकेशन के बाद उसने सोच लिया था कि वो माइकल को अच्छा सबक सिखाएगा। उसका उसूल था, वो बिना बात किसी से भिड़ता नहीं था, पर अगर कोई बार बार उसे प्रोवोक करे तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसने तो किसी भी तरह से माइकल को ऑफेंड नहीं किया था, पर फिर भी वो बिना बात के उसे मारना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कंपटीशन जीतने आए हैं या फिर उसे मारने आए हैं। ओके, स्टॉप इट नाउ, रेफरी ने कहा। उसे लग रहा था कि अगर वो बीच में आया तो ये दोनों आपस में बिना मैच स्टार्ट हुए ही लड़ने लग जाएंगे। मैच शुरू करते हैं, आप लोगों को रूल्स पता है ना? रेफरी ने कहा। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। ओके देन लेट द फाइट बिगिन, रेफरी ने कहा। आई विल किल यू, माइकल ने गुस्से में कहा और आहान की तरफ भागा, पर वो अटैक कर पाता उससे पहले ही आहान ने अपने आप को ब्रेस कर लिया था। वो कोई नरमी नहीं दिखाने वाला था और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माइकल को सबक सिखाना चाहता था। आहान माइकल की जान नहीं लेने वाला था, वो बस कुछ ऐसा करने वाला था जिससे माइकल कभी भी किसी को फालतू प्रोवोक करने के बारे में सोचे भी नहीं। वो हवा में उछला और जैसे ही माइकल उसके पास आया उसने उसके सर पर जोर से किक किया, पर उसने अपनी पूरी पावर नहीं लगाई थी, वरना माइकल वहीं मर जाता। पर उसने जितनी भी पावर लगाई थी उससे माइकल के सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। उसका सर घूमने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके सिर और कान से खून आने लगा। बेहोश होने से पहले उसने जो आखिरी बात बोली थी वो थी, मैं आज के बाद कभी मार्शल आर्ट्स फाइट नहीं करूंगा। माइकल जो आहान से बुलवाना चाहता था वो इस वक्त खुद बोल रहा था। ये बात बोलते हुए माइकल बेहोश हो गया। ये सीन देखकर एरिना में बिल्कुल शांति हो गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। कोई तेज सांस लेने से भी घबरा रहा था। आहान के कल की फाइट में और आज की फाइट में बहुत फर्क था। रेफरी भी हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था, और उसे अपना काम तो करना ही था। मैच ओवर, आहान विंस, रेफरी ने कहा। उससे पूरी बात ढंग से बोली नहीं जा रही थी। अभी अभी स्टेज पर क्या हुआ था? Wow, I never expected Ahan to be this awesome. आहान ने एक ही मूव में माइकल की यह हालत कर दी। स्टेज के नीचे सब आहान के बारे में बात कर रहे थे। उसे इस तरह से देखकर सब डरे हुए भी थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। ये आहान की असली स्ट्रेंथ। अगर आहान ने ये स्ट्रेंथ कल दिखाई होती तो शायद फ्रेडी मर गया होता। माइकल के साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता था। आहान को प्रोवोक करने का नतीजा यही होता है। लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि आहान को टॉप 16 में स्पॉट क्यों मिला था। अब सब उसके हाइप को समझ पा रहे थे। जिन लोगों ने कल सोचा था कि वो पावरफुल होने का दिखावा कर रहा है, वो लोग भी अब उससे इम्प्रेस हो गए थे। सूरज की रोशनी के नीचे आहान किसी फियर्स टाइगर से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने अभी अभी एक फाइटर को एक ही मूव में हराया है। गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें आहान को प्रोवोक करना ही था तो कम से कम पिल्स लेकर तो आते। उसके सामने टिकने की अगर ताकत नहीं थी तो उसे प्रोवोक क्यों किया? प्रतीक ने कहा। हाँ प्रतीक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि इन लोगों की आदत है। ये लोग बहुत प्रिटेंशियस है। इन्हें लगता है कि ये आहान को हरा सकते हैं, जबकि ये सच नहीं है, जिनेश ने कहा। दोनों की बातें सुनकर निर्वाणा चुप रहा। वो भले ही आहान से स्ट्रेंथ में कम नहीं था, पर दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी थी। दोनों ही कम बोलते थे और अपने एक्शंस पर ज्यादा भरोसा रखते थे। मैच खत्म हो चुका था और आहान स्टेज से नीचे आ गया था। माइकल वहीं पर बेहोश पड़ा रहा। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर अलायंस का स्टाफ और डॉक्टर्स आए और स्ट्रेचर पर माइकल को लेटाकर हॉस्पिटल ले गए। माइकल को जिस तरह की इंजरी हुई थी उसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था और शायद उसे रिकवर होने में महीनों लगने वाले थे। सबकी चीयर्स के बीच आहान फाइटर्स रूम में आ गया था। आहान सर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं पर फ्रेडी अपने मैच की तैयारी कर रहा था। अगला मैच उसका होने वाला था। आहान को देखते ही वो उसके पास आ गया और उसने बहुत रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। थैंक यू, आहान ने कहा। फिर उसने अचानक से कुछ सोचा और फ्रेडी को याद दिलाते हुए कहा, फ्रेडी, ये सिर्फ एक फाइटिंग मैच है।
अपनी जान जोखिम में मत डालना। तुम्हें जब लगे सरेंडर कर देना चाहिए तब सरेंडर कर देना। फ्रेडी का मैच स्मिथ के साथ था। आहान स्मिथ के बारे में या उसके पावर्स को नहीं जानता था, इसलिए उसने फ्रेडी को वार्न कर दिया। आहान पर फ्रेडी का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। मैं ध्यान रखूंगा, थैंक यू, फ्रेडी ने कहा। वो आहान के कल के एहसान को भूला नहीं था और आहान ने आज फिर उसे एडवाइस दी थी। फ्रेडी बहुत ग्रेटफुल था। यू विल डू वेल, आहान ने कहा। दूसरे रूम में स्मिथ भी फाइट करने के लिए तैयार था, पर वो पहले जितना एरोगेंट नहीं था। वो और माइकल बहुत बार एक दूसरे से फाइट करते थे, इसलिए वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानता था। इसके अलावा उसने पिल्स भी ली थी, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई थी। पर फिर भी वो आहान का एक मूव बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस वक्त स्मिथ ये सोच रहा था कि अगर माइकल आहान को घायल कर देता तो वो उसे आसानी से हरा सकता था, पर जैसा दोनों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। स्मिथ आहान और माइकल के बीच की फाइट को एनालाइज करने लगा। वो आहान का लेवल जानना चाहता था। स्मिथ, अचानक से किसी ने आवाज लगाई। मास्टर, स्मिथ ने कहा। क्या हुआ? अभी जो हुआ तुम उससे बहुत अफेक्टेड लग रहे हो, सब ठीक है ना? मास्टर ने पूछा। मास्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि माइकल एक ही मुंह में जमीन पर गिर गया। उसकी पावर्स को आप और मैं तो अच्छे से जानते हैं ना, स्मिथ ने कहा। स्मिथ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, मास्टर ने कहा। मतलब? स्मिथ ने पूछा। माइकल ने शुरू से ही आहान को अंडर एस्टिमेट किया था। दोनों के लेवल में विजिबल डिफरेंस था, पर माइकल ने उसे इग्नोर कर दिया। दूसरा, आहान की स्पीड बहुत तेज है, इसलिए माइकल को कुछ समझ नहीं आया और वो भटक गया। अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो अगर माइकल शुरू से ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाता तो वो इतनी आसानी से नहीं हारता। तुम इस बात का ध्यान रखना, स्मिथ के मास्टर ने उसे समझाया। ठीक है, मैं समझ गया, स्मिथ ने कहा और फाइट के लिए तैयार हुआ। जब स्मिथ स्टेज पर पहुंचा तो फ्रेडी पहले ही वहां पर मौजूद था। फ्रेडी को अपने सामने देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आहान और फ्रेडी को बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते देखा था। स्टेज पर गिरे खून की वजह से जो चिंगारी स्मिथ के मन में थी उसमें आग लग गई थी। उसकी बॉडी बहुत हैवी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। जैसे ही फ्रेडी ने स्मिथ को ग्रीट करने के लिए कुछ बोलना चाहा, स्मिथ चिल्लाया, "You are a dead meat." फ्रेडी चुप हो गया और उसने आगे कुछ नहीं बोला। उसने मन में सोचा कि स्मिथ रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। The match is beginning officially. You know the rules? रेफरी ने कहा। Yes, स्मिथ ने कहा। फ्रेडी को आहान की बात याद थी और उसने स्मिथ का किलिंग ऑरा भी फील कर लिया था, इसलिए वो सरेंडर करना चाहता था। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, स्मिथ स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ आया और उसकी छाती पर पंच किया। उसके तुरंत बाद उसने लगातार फ्रेडी को पंच करना शुरू किया। फ्रेडी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं तो सरेंडर कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रेडी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा। और करो आहान से दोस्ती, तुम यही डिजर्व करते हो। देखा था मैंने तुम्हें मेरे दुश्मन से बात करते हुए, स्मिथ ने कहा। उसने आहान का सारा गुस्सा फ्रेडी पर निकाला था और उसकी जान ले ली थी। ये सुनकर सब चुप हो गए थे। ये मैच भी पिछले मैच जैसा ही था, जिसमें एक ही मूव में मैच खत्म हो गया था। फर्क बस इतना था कि आहान ने किसी की जान नहीं ली थी और स्मिथ ने जान ले ली थी। What the hell is wrong with you? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, मुझसे डील करते। सन्नाटे के बीच में आहान खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या आहान स्मिथ से इस बात का बदला लेगा? So hey guys, आगे स्टोरी में जो होने वाला है सच में मजा आने वाला है। आखिर क्या होगा आगे, जो भी चीजें सामने निकल के आएंगी भाई, मजा आने वाला है स्टोरी में। तो गाइस यार, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना यार प्यारा सा। एंड गाइस मजा आएगा आपको आगे देखने में। एंड गाइस सॉरी कि जो है थोड़ा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे के टाइम से ही आएंगे एवरीडे, क्योंकि गाइस थोड़ा सा जो है सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट आई थिंक बेटर देन कि बेटर ही आएगा एंड टाइम टू टाइम अपलोड होगा आगे। एंड गाइस बताना कि एपिसोड कैसा लगा। एंड गाइस मजा आएगा आपको आगे देखकर, जो भी आगे स्टोरी में होने वाला सच में नेक्स्ट लेवल जाएगी स्टोरी, और आगे जो चीजें सामने निकल के आएंगी कतई हार्ट को टच कर जाएंगी। तो गाइस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सेकंड चैनल पर जो कि नीचे शो कर रहा है इसी चैनल की, उसमें तो जाकर देख सकते हो। उस पर एक मूवी को अपलोड किया है। क्या भाई, मतलब जबरदस्त मूवी है भाई, मजा आ जाएगा देखकर। उसको भी वॉच करना है, मजा आएगा देखकर। एंड एवरीडे पार्ट तो अपलोड कर ही रहे उस चैनल पर भी। तो बताना यार कैसी लगी मूवी, एंड कमेंट तो कर देना है। इस एपिसोड के बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, जो कि नाइट के टाइम जो है 6 से या फिर 5 से 6 या 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाएगा इजी वे। तो विदाउट टेंशन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। ओके एंड बाय बाय।